E83, आपको किस क्षेत्र में नियुक्त किया गया था? रूई ने फियोना से पूछा। स्टेट फ्रीफॉल, उसने जवाब दिया। आप, नोचस का साम्राज्य। रूई को ये शर्म की बात लगी कि वे एक साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन निर्णय उनके हाथ में नहीं था। नोचस के राज्य को सौंपे गए मार्शल प्रशिक्षु। कमिश्नर कार्नेस ने एक समय पर उन सभी को संबोधित किया। नोचस के राज्य के क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में डेटा आप में से प्रत्येक को दिए गए मिशन बिल में मौजूद है, लेकिन मैं इसे एक बार फिर से समझाऊंगा। उन्होंने उस कमरे की दीवार पर कुछ चित्र प्रक्षेपित किए जिसमें वे सभी थे। नोचस के राज्य ने एक बहुत ही सरल मानक किलेबंदी संरचना का विकल्प चुना है। यह क्षेत्र एक बहुत ही सरल बड़ी नुकीली दीवार द्वारा सुरक्षित है जो प्रवेश को रोकती है। दीवार में ऐसे छेद हैं जिनके माध्यम से भारी तोपें लगाई जा सकती हैं और फायर की जा सकती हैं। आप 24 लोगों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप ऊपर से दीवार को पार कर जाएं। आपकी क्षमताओं के साथ यह आपको अनिश्चित काल तक प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। कमिश्नर कार्नेस ने समझाया। याद रखें, आपका लक्ष्य जरूरी नहीं कि जीतना हो, बल्कि उनकी विस्तार क्षमताओं में बाधा डालना और बाधा डालना हो। मार्शल आर्टिस्ट ने सिर हिलाया, अपनी भूमिका के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए। रूई ने अपने चारों ओर नज़र घुमाई, नोचस के राज्य को सौंपे गए मार्शल प्रशिक्षुओं की संख्या गिनते हुए। कुल 24 मार्शल प्रशिक्षुओं को मिशन के लिए नियुक्त किया गया था। यह एक बहुत ही दुर्जय आक्रामक बल था जिसका मुकाबला करना निस्संदेह बेहद मुश्किल होगा, खासकर ये देखते हुए कि प्रत्येक मार्शल प्रशिक्षु उच्च रैंकिंग वाला मार्शल प्रशिक्षु था। रूई ने आह भरी क्योंकि उसे भीड़ में से यान नेपोम्निया चची की दुश्मनी का एहसास हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे शत्रुतापूर्ण मार्शल अप्रेंटिस के साथ जोड़ा गया था। रूई को एक अलग लक्ष्य सौंपा जाना चाहिए था। जल्द ही हमले का समय आ गया। जैसे ही हमले शुरू होने का समय आया, सभी मार्शल प्रशिक्षुओं ने खुद को तैयार कर लिया। वे सभी तुरंत अपने अपने लक्ष्य की दिशा में निकल पड़े। सेरेवियन कालकोठरी एक छोटे शहर जितनी बड़ी थी, हालांकि यह मार्शल अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। मार्शल अप्रेंटिस को उन लक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा जहां उन्हें हमला करना था। अचानक रूई की आदिम प्रवृत्ति ने उसे दुश्मन के अड्डे से होने वाले हमलों के बारे में चेतावनी दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वूश वूश वूश। रूई ने तोप के गोलों से बचाव किया जो अपने लक्ष्य से बाल बाल चूक गए थे क्योंकि प्रत्येक मार्शल प्रशिक्षु ने उनसे अपने तरीके से निपटा। उनमें से प्रत्येक उच्च श्रेणी के मार्शल प्रशिक्षु थे जिन्हें मार्शल यूनियन द्वारा सेरेवियन डंगोन युद्धों और नोचस साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमले में भाग लेने के लिए चुना गया था। धमाका। उनमें से एक ने मुट्ठी से तोप के गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा दिया। दूसरे ने बस उन हमलों के बीच आगे बढ़ना जारी रखा जिससे वे मुश्किल से घबराए। रूई ने बस थोड़ा सा हिलते हुए उनसे बचने के लिए जरूरी न्यूनतम कदम उठाए। धमाका। मार्शल अप्रेंटिस में से एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी ने किले की दीवार पर एक जोरदार प्रहार किया। जिस ताकत से उसने दीवार पर प्रहार किया वह बहुत जबरदस्त था। क्रैक क्रैक। किले की दीवारों पर दरारों का एक गहरा जाल बन गया। जिन सामग्रियों से दीवारें बनाई गई थीं वे निश्चित रूप से औसत दर्जे की नहीं थीं, क्योंकि वे मार्शल अप्रेंटिस द्वारा किए गए विनाशकारी हमले से तुरंत पूरी तरह से नष्ट नहीं हुईं। बम बम बम। अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं ने इसे एक संकेत के रूप में लिया और क्षतिग्रस्त दीवार पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। धमाका। रंबल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किले की दीवार का एक पूरा हिस्सा ढह गया क्योंकि मार्शल अप्रेंटिस के हमलों का वजन बहुत ज्यादा था। मार्शल अप्रेंटिस तुरंत आगे बढ़े, फिर भी उनका सामना दुश्मन के मार्शल अप्रेंटिस से हुआ। मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच एक दूसरे से भिड़ंत के बाद युद्ध शुरू हो गया। रूई बस अंदर चला गया क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस की तलाश में था। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट ने उसे आसपास के हर मार्शल अप्रेंटिस के खतरे का सटीक मूल्यांकन दिया। इस प्रकार वह बता सकता था कि कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल अप्रेंटिस अधिक शक्तिशाली थे। संभवतः इसका कारण ये था कि मार्शल यूनियन ने मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट के विकास और वृद्धि में निवेश करने में बहुत आगे बढ़कर काम किया। नोचस साम्राज्य जैसा छोटा देश मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्ट के विकास के मामले में कैंड्रियन मार्शल यूनियन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। यह मार्शल आर्टिस्ट की गुणवत्ता में अंतर में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मार्शल अप्रेंटिस के बीच युद्ध के बीच में होने के बावजूद रूई को ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। इस समय उसकी सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा थी। रूई ने बड़बड़ाते हुए एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जो मार्शल यूनियन के 2 ग्रेड 9 मार्शल प्रशिक्षुओं के हमलों से लापरवाही से बचाव कर रहा था। रूई अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उसकी ओर दौड़ी। धमाका। उन्होंने 3 मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच लड़ाई में एक क्षणिक विराम का फायदा उठाया और एक भारी बहती तोप से अपने लक्ष्य पर हमला किया, जिससे वह उन मार्शल प्रशिक्षुओं से अलग हो गए जिनसे वह मुकाबला कर रहे थे। रूई ने उनसे कहा, मैं इस आदमी से मुकाबला करूंगी। उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया सुनने की भी जहमत नहीं उठाई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर अत्यधिक शक्ति और गति के साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया।
फिर भी उसे बहुत खुशी हुई जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने हर हमले को आश्चर्यजनक सटीकता और सफलता के साथ पुनः निर्देशित किया। हे, मैं इसका आनंद लूंगा। रूई अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया। उनका प्रतिद्वंद्वी एक रक्षा उन्मुख मार्शल आर्टिस्ट था। उनका ध्यान स्पष्ट था और सक्रिय रक्षा की ओर झुकाव था। सक्रिय बचाव वे बचाव थे जिनके लिए उपयोगकर्ता के सचेत संज्ञान की आवश्यकता होती थी। इनर डाइवर्जेंस, इलास्टिक शिफ्ट और एक्यूट एज तकनीकें सभी गतिशील थीं। इन तकनीकों के लिए उपयोगकर्ता को उन्हें सही तरीके से प्रोसेस और समयबद्ध करना आवश्यक था, अन्यथा वे बस अप्रभावी थे। सक्रिय बचाव का लाभ यह था कि वे बहुत अधिक लचीले थे, उनकी प्रभावशीलता में आमतौर पर कोई सख्त ऊपरी सीमा नहीं थी और अक्सर उपयोगकर्ता के कौशल और उपयोगकर्ता के समय की सटीकता पर निर्भर करती थी। रूई को सक्रिय सुरक्षा के खिलाफ लड़ने में आनंद आता था। वे वॉइड एल्गोरिथम के लिए बेहतर अभ्यास थे और इससे उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की आक्रामक क्षमता का अच्छी तरह से परीक्षण करने का मौका मिला। एक हुक मारा, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया और एक सशस्त्र गार्ड के साथ उसे रोक दिया। रूई ने पहले से ही घायल व्यक्ति के चेहरे पर एक सीधा मुक्का मारा। धमाका! एक बार फिर वह आदमी हमले की दिशा में आगे बढ़ा और आगे की ओर गार्ड लगाकर उसे रोक दिया। वह एक रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज था, जो रूई के हर हमले का सामना करने में सक्षम था। रूई ने कई वार किए, फिर भी बार बार वह आदमी किसी तरह रूई के सभी हमलों को लापरवाही से रोकता रहा। वह मेरे हमलों के समय को बर्बाद कर रहा है। रूई को जल्दी ही एहसास हो गया। वह एक ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा है जिसमें वह हमले की दिशा में आगे बढ़ता है और हमले के चरम पर पहुंचने से पहले ही उसे रोक देता है। यह एक सरल लेकिन आकर्षक सिद्धांत था। हर हमले की गति और शक्ति के अनुसार एक चरम होता था। मार्शल आर्टिस्ट अपनी मुट्ठियां और पैर घुमाते थे और खुद को इस तरह से फैलाते थे कि हमला उनके लक्ष्य पर तब लगे जब हमला अधिकतम संभव प्रभाव डालने के लिए चरम शक्ति पर हो। इसके बजाय रूई के प्रतिद्वंद्वी ने हमले के चरम पर पहुंचने से पहले ही तेजी से आगे बढ़कर हमला रोक दिया और जब हमला कमजोर था तब उसे रोक दिया। इस तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी को लड़ाई में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रहार शक्ति दिखाने से रोक सकता था। बेशक उसने प्रभाव को कम करने के लिए अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें कंडीशनिंग से प्राप्त कुछ निष्क्रिय बचाव भी शामिल था। फिर भी ये गलत समय निर्धारण तकनीक ही थी जिसने रूई की रुचि को आकर्षित किया। इस तकनीक ने रिवर्बेरेटिंग लांस को भी विफल कर दिया क्योंकि रूई ने हमेशा हमले की सामान्य टक्कर के लिए तकनीक का समय निर्धारित किया था। लेकिन ये तभी संभव था जब रूई लगातार विफल होती रही। धमाका! जब उसके सुरक्षाकर्मियों पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ तो वह व्यक्ति पहली बार मुंह बिचका कर रोया। रूई ने माइंड मिरर सेकेंडरी ब्रेन द्वारा बढ़ाए गए प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट के साथ उसकी हरकतों पर सावधानीपूर्वक नजर रखी, अपने प्रतिद्वंद्वी की तोड़फोड़ के अनुरूप रिवर्बेरेटिंग लांस के समय को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। रूई ने उस पर लगातार हमला जारी रखा क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में डेटा को अपने माइंड पैलेस में इनपुट करना शुरू कर दिया था। धमाका! रूई ने अपने गार्ड को साफ तौर पर चकमा दे दिया क्योंकि एक शक्तिशाली प्रहार उस आदमी के गार्ड पर हुआ और वह कुछ दूरी पर जा गिरा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन मिसटाइमिंग तकनीक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इससे उसे पूर्वानुमानित और आसानी से पढ़ा जा सकता था। अगर वह हमलों को गलत समय पर करता तो रूई को पता होता कि वह हर हमले का क्या करेगा। प्रत्येक हमले का वास्तविक पूर्वानुमान मॉडल भी पूरा नहीं था, फिर भी इस स्तर पर रूई को यह भी यकीन नहीं था कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं। रूई ने उस आदमी के जबड़े पर निशाना साधते हुए एक शक्तिशाली हुक मारा। वह आदमी घड़ी की सुई की तरह समय से पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर भी यह एक भ्रम था। धमाका! इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, अचानक एक हमला हुआ और उसके जबड़े में घुस गया। रूई की असली अबाधित शक्ति का प्रभाव उसके जबड़े में घुस गया। प्रभाव ने उसके मस्तिष्क को हिला दिया, जिससे तुरंत मस्तिष्क आघात शुरू हो गया। गिरना! वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी रूई का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ये लाट बेकार है, रूई ने गंभीर भाव से आह भरी। धमाका! सिर पर जोरदार ड्रॉप किक से अंत हुआ। उस आदमी के सिर से खून का एक तालाब बनने लगा। उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी थी और उसका मस्तिष्क पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। धमाका! पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही काम पूरा हुआ, रूई तुरंत पलट गई। मिशन बिल बहुत स्पष्ट था। शत्रुतापूर्ण प्रतियोगियों के मार्शल अप्रेंटिस पर कोई दया नहीं दिखाई जानी थी। भाग लेने वाले मार्शल अप्रेंटिस को पराजित मार्शल कलाकारों को जीवित रहने की अनुमति नहीं थी। रूई ने एक एक करके मार्शल अप्रेंटिस पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध का रुख कैंड्रियन साम्राज्य के पक्ष में भारी पड़ने लगा था। इसका कारण ये था कि नोचस साम्राज्य एक छोटा और कमजोर देश था जो मार्शल अप्रेंटिस की गुणवत्ता और मात्रा में बड़ी असमानता की भरपाई करने में असमर्थ था। रूई सबसे बड़ी समस्या थी, ये बात जल्द ही सभी को समझ में आ गई। वह एक खतरनाक खिलाड़ी था, एक अविश्वसनीय ऑलराउंडर जो अत्यधिक सक्षम था। इसके अलावा वॉइड एल्गोरिदम विशेष रूप से क्रूर था।
फिर भी जो और भी क्रूर था वह यह था कि उनमें से कोई भी मार्शल अप्रेंटिस नहीं था जहां रूई वास्तव में इसके बिना जीतने में असमर्थ होता। धमाका। रूई ने अन्य शत्रुतापूर्ण विदेशी मार्शल अप्रेंटिस पर छिटपुट हमले किए। वह युद्ध के मैदान में विशेष रूप से शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, फिर भी वह उन्हें नहीं ढूंढ सका। उसने युद्ध के बीच में निराश होकर आह भरी। हालांकि वह जानता था कि नोचस का साम्राज्य छोटा और कमज़ोर था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह वास्तव में कितना कमज़ोर होगा। नीरस मार्शल अप्रेंटिस ने नोचस के साम्राज्य की हीनता को प्रतिबिंबित किया। रूई ने तोप के हमले से बचते हुए आह भरी। आदिम वृत्ति ने युद्ध पर ध्यान केंद्रित रखा, फिर भी उसका मन व्यस्त था। छोटी सी जगह में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। रूई को यकीन था कि बड़े राष्ट्र अलग होंगे। ये राष्ट्र कमोबेश ऐसे सुपरनेशन थे जो कैंड्रियन साम्राज्य के बराबर थे। रूई को यकीन था कि कम से कम सुपरनेशन में से एक के पास इतने मार्शल अप्रेंटिस थे जो उसे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। क्या संभावना थी कि वह इतने बड़े और विशाल आकार के बावजूद वास्तव में बेजोड़ था? क्या संभावना थी कि इतने सारे मार्शल अप्रेंटिस में से एक भी मार्शल अप्रेंटिस उससे मुकाबला करने और उसकी शक्तियों को एक वास्तविक बराबर के खिलाफ परखने के लिए पर्याप्त नहीं था जो उसे उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल सकता था? इससे पहले कि वह इस तरीके पर विचार कर पाता, अचानक हूश। रूई ने एक तरफ कदम रखते हुए आसानी से हमले से बचकर पीछे मुड़कर देखा और हमला जिस दिशा से आ रहा था उस ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कमरे में दो मार्शल प्रशिक्षुओं को स्पष्ट रूप से देखा। इनमें से एक यान नेपोम्निया चची थे जो पीछे से उन पर नजर रखे हुए थे। कोई रास्ता नहीं, रूई ने मन ही मन सोचा। कोई रास्ता नहीं कि उसने मुझ पर हमला कर दिया हो। रूई ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कई विरोधाभासी विचार महसूस किए और कई अलग अलग संभावित स्पष्टीकरण दिए कि दूसरे मार्शल अप्रेंटिस ने ही हमला क्यों किया। फिर भी उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि वह गलत था। तुरंत वहां जाकर उस धोखेबाज मूर्ख को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसकी समझदारी ने उस इच्छा को तुरंत दबा दिया। वे युद्ध के बीच में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी नोचस साम्राज्य के विस्तारित क्षेत्र पर हमले का सफल समापन। युद्ध के बीच में मामले को बढ़ाने वाला व्यक्ति बनकर रूई खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। वह ये साबित नहीं कर सका कि इयान ने जानबूझकर उस पर निशाना साधा था, लेकिन इयान ये साबित करने में सक्षम था कि रूई ने युद्ध के बीच में मामले को बढ़ाया था। अगर वह अपनी भावनाओं पर काम करता तो वह उसके हाथों में खेल रहा होता। शुक्र है कि रूई इस मामले में काफ़ी तर्कसंगत थी। लेकिन रूई को एहसास हुआ कि उसे इयान से सावधान रहने की जरूरत है। अगर वह अन्य देशों के खिलाफ लड़ाई में एक साथी कैंड्रियन मार्शल कलाकार को धोखा देने के लिए तैयार था, तो उस आदमी की दुर्भावना रूई की अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। बम बम बम। रूई ने नोचस साम्राज्य के बेस की स्थिति पर नजर डालते हुए एक और मार्शल अप्रेंटिस को मार गिराया। बेस खाली कर दिया गया था और कई दर्जन उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिसों द्वारा किए गए पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ था। रूई के भूकंपीय मानचित्रण ने अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से उनकी ओर आ रही मोटर चालित गाड़ियों के भूकंपीय विकिरण को महसूस किया। सुदृढ़ीकरण। उन्होंने चिल्लाते हुए कैंड्रियन मार्शल आर्टिस्ट की घोषणा की। ऐसा प्रतीत होता है कि नोचस साम्राज्य ने अपने मुख्य क्षेत्र की रक्षा के एक हिस्से को त्याग कर मार्शल अप्रेंटिस परिसंपत्तियों को सुदृढ़ किया था जो अभी भी विस्तारित क्षेत्रों की रक्षा कर रही थीं। मोटर चालित वाहन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कैंड्रियन मार्शल आर्टिस्ट नोचस साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्टों को परास्त कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गाड़ियां फैल गईं और उनमें से कई वर्दीधारी सैनिक बाहर कूद पड़े। वे नोचस साम्राज्य की सेना का हिस्सा थे जो उन मार्शल आर्टिस्ट से अलग थे जिनसे कैंड्रियन मार्शल आर्टिस्ट तब तक लड़ते रहे थे। रूई ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे उन सभी से एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उन्होंने मार्शल अप्रेंटिस को एक हल्की सी धमकी दी, फिर भी वे मार्शल अप्रेंटिस की तरह महसूस नहीं कर रहे थे। रूई ने उनकी बाहों पर अजीबोगरीब उपकरण देखे। उसे कैंड्रियन रॉयल फैमिली के कई सैनिकों पर कुछ ऐसा ही देखने को याद आया। औषधि। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। सैनिकों ने भयानक गति और शक्ति के साथ कैंड्रियन मार्शल प्रशिक्षुओं पर हमला किया। पीछे हटो, रूई ने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि उसने प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और माइंड मिरर मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग किया था। जैसे ही उसने पूरी स्थिति को देखा, समय उसके दृष्टिकोण से धीमा हो गया। सौभाग्य से मार्शल आर्टिस्ट मोटर चालित वाहनों को देखते ही पीछे हटने लगे थे। रूई ने कई तूफानी लहरें छोड़ीं और खुद युद्ध के मैदान से पीछे हट गया, जिससे उसके पीछा करने वालों की गति धीमी हो गई। फिर भी उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उन्हें पीछे हटने नहीं देंगे। रक्षात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में उन्हें पीछा करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके अलावा पोषण की समय सीमा होती है। वे लंबे समय तक समय लेने वाले पीछा में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। कैंड्रियन मार्शल आर्टिस्ट्स के जबरदस्त आक्रमण से मार्शल आर्टिस्ट्स को चोट पहुंची और क्षति पहुंची। ऑपरेशन सफल रहा। इयान, रूई ने उसे सख्ती से संबोधित किया। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया?
तुम्हारा ये कृत्य न केवल मार्शल अप्रेंटिस बनने के लिए तुमने ली गई शपथों का उल्लंघन है, बल्कि इस मिशन को स्वीकार करते समय तुमने जो शपथ ली थी उसका भी उल्लंघन है। मार्शल आर्टिस्ट को अपने मार्शल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक कथन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती थी, जिसके अनुसार उन्हें बाध्य किया जाएगा। इन कथनों में सद्भावना की प्रतिज्ञा, मार्शल यूनियन या किसी मिशन के लिए कभी भी हानिकारक कार्य न करने की प्रतिज्ञा शामिल थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह एक गलती थी। इयान ने रूई की ओर देखे बिना ही ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ युद्ध में फंसा हुआ था और उसने मेरे एक हमले को टाल दिया, जो फिर आगे बढ़कर तुम्हारे रास्ते में आ गया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह झूठ बोल रहा था। रूई अपनी आदिम वृत्ति से यह महसूस कर सकता था। मैं समझ गया, रूई ने जवाब दिया। इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा फिर कभी ना हो। निश्चित रूप से आप विदेशी देशों के खिलाफ संघर्ष में किसी साथी मार्शल अप्रेंटिस को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे। निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं करूंगा, इयान ने दोहराया। इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। रूई ने मन ही मन आह भरी। उसे यकीन था कि यह उस आदमी द्वारा रूई को नुकसान पहुंचाने की आखिरी कोशिश नहीं थी। परिस्थितियां किसी भी तरह से सुविधाजनक नहीं थीं। उसे इयान से निपटने का कोई उचित तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो यह एक दीर्घकालिक समस्या बन सकती है। वह बिना सबूत के उस पर हमला नहीं कर सकता था। ऐसी हरकतों के नतीजे हल्के नहीं होंगे। कमिश्नर फेरिस्टन या मुख्यालय से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। ठोस सबूत के बिना ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लिए कारगर हो। फिर भी रूई कम से कम यह अनुरोध कर सकता था कि उसे इयान के समान मिशन पर न नियुक्त किया जाए। इससे अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। रूई ने अपना सिर हिलाते हुए मामले को एक तरफ रख दिया। हालांकि उसने तय किया कि वह सेरेवियन डेंगॉन में रहने के दौरान पूरे समय प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट को सक्रिय रखेगा। वह इयान पर भरोसा नहीं कर सकता था कि जब वे बेस पर होंगे तो वह कुछ कोशिश नहीं करेगा। वाह, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब कैंड्रियन साम्राज्य का क्षेत्र उसकी दृष्टि के क्षेत्र में उभरा। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके दूर रहने के दौरान क्षेत्रफल दोगुने से भी अधिक बढ़ गया था। जब उन्होंने आक्रामक विस्तार कहा तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। रूई ने सोचा, वास्तव में कैंड्रियन साम्राज्य ने सेरेवियन कालकोठरी के एक विशाल हिस्से पर आसानी से कब्जा कर लिया होगा। हालांकि भूमिगत गुफा नेटवर्क जिसने कई सुरक्षा मुद्दे पैदा किए थे, इसका मतलब था कि वे बड़े क्षेत्र पर विशाल अवरोध नहीं लगा सकते थे। विस्तार शुरू करने से पहले उनके द्वारा कब्जा किए गए किसी भी क्षेत्र को जल्दी से सुरक्षित करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी और इस प्रकार कैंड्रियन साम्राज्य ने मुख्य क्षेत्र के बाहर और विस्तार करना चुना था। इस दर से कैंड्रियन साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार अंततः कुछ ही समय में अन्य देशों के साथ सीधी सीमा और क्षेत्रीय संघर्ष की ओर ले जाएगा। रूई ने अनुमान लगाया, ये वे स्थान होंगे जहां वास्तविक संघर्ष होंगे, अपरिहार्य संघर्ष। जिस आक्रमण मिशन से वह गुजरा था, वह केवल एक सक्रिय उपाय था जिसे कैंड्रियन साम्राज्य ने अपने प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वियों को दबाने के लिए उठाया था। आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षु इयान ने पोम्नियाची ने मिशन के दौरान आप पर हमला किया? कमिश्नर फेरिस्टन ने भौहें सिकोड़ते हुए उससे पूछा। हाँ, कमिश्नर फेरिस्टन, रूई ने सिर हिलाया। उसने जोर देकर कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसने जो स्पष्टीकरण दिया वह अविश्वसनीय था। मैंने प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक और माइंड मिरर सिम्बियोट के मास्टर के रूप में उसके झूठ को भी महसूस किया। उसके पास ऐसा कुछ करने का मकसद भी है। और इसका क्या मकसद हो सकता है? कमिश्नर फेरिस्टन ने उससे पूछा। रूई ने बताया, मैंने पिछले वर्ष मार्शल कॉन्टेस्ट में उसे हराया था, लेकिन उसने इसे अच्छा नहीं लिया और हर तरह से द्वेष बनाए रखा। क्या आपके पास बस इतना ही है? कमिश्नर फेरिस्टन ने पूछा। मुझे डर है कि आपने अपने वचन के अलावा कुछ नहीं दिया है। रूई ने जवाब दिया, मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं जांच या न्याय की मांग नहीं कर रहा हूं। हालांकि अगर आप हमें अलग अलग मिशनों में रख सके तो ये सराहनीय होगा। मैं मार्शल अप्रेंटिस को उनके विशेष मिशन सौंपने का निर्णय नहीं लेता। वे उच्च अधिकारियों द्वारा घर पर तय किए जाते हैं। फिर भी मैं आपकी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूं, हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं समझ गया, तो कृपया ऐसा करें। रूई ने सिर हिलाया। धन्यवाद। कार्यालय से बाहर निकलने से पहले उसने कमिश्नर फेरिस्टन को अलविदा कहा, आहें भरते हुए। समस्या को हल करने के लिए अपने वरिष्ठों पर भरोसा करने के मामले में वह यहीं तक जा सकता था। मार्शल अप्रेंटिस अभी अभी लौटे थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके उसे जमा कर दिया था। रूई ने कमिश्नर फेरिस्टन से संपर्क करने और उन्हें इयान के बारे में बताने का समय निकालने का फैसला किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिलहाल उन्होंने इस मामले को एक तरफ रख दिया। कैंड्रियन साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार उल्लेखनीय रूप से अच्छा चल रहा था। रूई ने अफवाहें सुनी थीं कि विस्तारित क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मार्शल अप्रेंटिस की एक और टीम लाई गई थी।
कैंड्रियन साम्राज्य ने प्रति इकाई क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट का न्यूनतम अनुपात निर्धारित किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सके। जब रूई की नज़र एक दोस्ताना चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हैवर, रूई ने उसे पुकारा, काफ़ी समय हो गया। वास्तव में ऐसा हुआ है, हैवर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप रक्षात्मक दस्ते का हिस्सा हैं, रूई ने उससे पूछा। वास्तव में, समझ गया, रूई ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैवर की मार्शल आर्ट मूल रूप से जवाबी आक्रामक थी, उसके शरीर में एक भी सक्रिय आक्रामक हड्डी नहीं थी। आक्रामक दस्ते का हिस्सा होना उच्च अधिकारियों की ओर से एक दिमागी रूप से मृत निर्णय होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा हमला मिशन सफल रहा, हैवर ने उससे कहा। ये कैसा रहा? विदेशी राष्ट्र के मार्शल आर्टिस्ट कैसे थे? ये ठीक रहा, रूई ने जवाब दिया। नोचस साम्राज्य के मार्शल कलाकार स्पष्ट रूप से कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल प्रशिक्षुओं की तुलना में कई पायदान नीचे थे। उनकी मार्शल आर्ट बहुत अधिक सामान्य और जमीनी थी और उनके पास कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा दिखाए गए अधिक विदेशी मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए काउंटर नहीं थे। हैवर ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े देशों के मार्शल प्रशिक्षुओं को अधिक शक्तिशाली देशों में जन्म लेने के कारण थोड़ा अधिक लाभ प्राप्त होता है। रूई ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट की तकनीकों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मार्शल कलाकारों के बीच दिखाई देने वाला शक्ति अंतर पूरी तरह से राष्ट्रों के बीच मार्शल नींव की गुणवत्ता में अंतर से समझाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि रक्षात्मक दस्ते को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। हमारे आसपास केवल छोटे राष्ट्र हैं। किसी भी सुपर राष्ट्र के मुख्य क्षेत्र हमारे नज़दीक भी नहीं हैं, सापेक्ष रूप से। फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिरकार कैंड्रियन साम्राज्य का क्षेत्र काफ़ी हद तक फैल जाएगा जब तक कि यह सेरेवियन कालकोठरी के बड़े हिस्से को कवर नहीं कर लेता, हैवर ने कहा। जब वह समय आएगा तो कैंड्रियन साम्राज्य की सीमा पर सीधा संघर्ष अपरिहार्य होगा। जब ऐसा होगा तो रक्षात्मक दस्ते की योग्यता का सही मायने में परीक्षण किया जाएगा। सच है, रूई ने सिर हिलाया। कोई भी छोटा देश कैंड्रियन साम्राज्य के क्षेत्र पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी न हो। केवल 3 अन्य साथी सुपर राष्ट्र जैसे कि सेकिगहारा संघ, गोर्टो गणराज्य और ब्रिटानियन साम्राज्य के पास ऐसा कुछ करने की शक्ति है, लेकिन इन देशों के क्षेत्र एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं थे। वास्तव में चारों राष्ट्रों के मुख्य क्षेत्र एक दूसरे से यथासंभव दूर थे। ये संयोग से नहीं हुआ था, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण था कि चारों राष्ट्रों ने अपने मुख्य क्षेत्रों को सेरेवियन कालकोठरी के सबसे दूर के हिस्से में रखा था। सुपर राष्ट्रों के मुख्य क्षेत्र एक दूसरे के जितने करीब होंगे, संसाधनों की समान संख्या के लिए राष्ट्रों को उतना ही अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। राष्ट्रों को एक दूसरे के करीब रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राष्ट्रों के बीच तुरंत ही उथल पुथल भरा संघर्ष शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को अपनी इच्छानुसार अधिक दूरी देकर प्रत्येक राष्ट्र सेरेवियन कालकोठरी में स्वतंत्र रूप से विस्तार कर सकता था। केवल कमजोर राष्ट्र और सेरेवियन कालकोठरी में रहने वाले कई जीव जंतु ही उनकी प्रगति में बाधा डाल सकते थे। कोई भी सुपर राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। कैंड्रियन साम्राज्य की योजना थी कि वह यथासंभव तेजी से आक्रामक और आरामदायक तरीके से विस्तार करे, साथ ही अपने नए क्षेत्र में सभी भूमिगत गुफा नेटवर्क को बंद करने की अनिवार्यता से प्रतिबंधित रहे, साथ ही हर बार विस्तार करने पर अपने नए कब्जे वाले क्षेत्र में सेरेवियन कालकोठरी में मौजूद कई निम्न स्तरीय प्रशिक्षु स्तर के जीवन रूपों को भी नष्ट कर दे। समस्या तब शुरू होगी जब कैंड्रियन साम्राज्य का क्षेत्र अंततः अन्य सुपर राष्ट्रों के क्षेत्रों से टकराएगा, भले ही उनके बीच बहुत अधिक दूरी हो, क्योंकि अंततः सभी सुपर राष्ट्रों ने बहुत अधिक विस्तार किया होगा। जब ऐसा हुआ तो एकमात्र भूमि जो उपनिवेश से मुक्त रह जाएगी वह सेरेवियन कालकोठरी का केंद्र होगा। 12 देशों में से किसी ने भी अपने मुख्य क्षेत्र को सेरेवियन कालकोठरी के केंद्र में नहीं रखा था। ऐसे निर्णय के बहुत सारे नुकसान थे। इस क्षेत्र को हर दिशा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह क्षेत्र सेरेवियन कालकोठरी की सीमा से बाहर हो जाएगा, जिससे उनके गृह राज्यों से आपूर्ति शिपमेंट प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। सेरेवियन कालकोठरी के संबंध में कैंड्रियन साम्राज्य की प्रारंभिक योजना सरल थी। आक्रामक और तीव्र गति से विस्तार करें, निकटतम प्रतिस्पर्धियों को विस्तार करने से रोकें। पहला उद्देश्य निश्चित रूप से अधिक भूमि और संसाधनों का पूंजीकरण और उपनिवेशीकरण करना था। दूसरा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कैंड्रियन साम्राज्य के निकटतम प्रतिद्वंद्वियों में से कोई भी भूमि पर उपनिवेशीकरण न कर सके और संसाधनों को खत्म न कर सके। कैंड्रियन साम्राज्य के प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से ही जब्त की गई भूमि को जब्त करना पर्याप्त नहीं था। यदि कैंड्रियन साम्राज्य ने अन्य देशों से भूमि जब्त की तो संभवतः उन भूमियों से पहले ही उनके फल पूरी तरह से समाप्त हो चुके होंगे। आखिरकार फल निकालने की प्रक्रिया काफ़ी आसान और त्वरित थी। भले ही कैंड्रियन साम्राज्य ने उपनिवेश स्थापित होने के कुछ ही दिनों बाद आक्रमण करके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की हो, लेकिन ये पूरी तरह से संभव था कि कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा भूमि पर विजय प्राप्त करने वाले उपनिवेशी समूह द्वारा सभी फलों को पूरी तरह से लूट लिया गया होगा।
यही कारण था कि कैंड्रियन साम्राज्य के संदर्भ में उपनिवेशीकरण को रोकना उपनिवेशित भूमि को छीनने से अधिक महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि निकटतम प्रतिद्वंद्वियों के क्षेत्रों पर लगातार हमले का दूसरा उद्देश्य था। आक्रामक टीम को लगातार छोटे राष्ट्रों के क्षेत्रों पर हमला करने के द्वारा कैंड्रियन साम्राज्य अपने मुख्य क्षेत्रों के बाहर छोटे राष्ट्रों के विस्तार को पूरी तरह से बाधित नहीं तो कम से कम धीमा कर सकता था। यही कारण है कि आक्रामक टीम में सबसे अच्छे लोग शामिल थे जिन्हें मार्शल यूनियन कम समय में इकट्ठा करने में सक्षम था। दिन बीतते गए और आक्रामक दस्ते के मार्शल प्रशिक्षुओं ने नोचस साम्राज्य, फ्रीफाल राज्य और जेरेफिन गणराज्य के विस्तारित क्षेत्रों में लगातार हमले जारी रखे। धमाका। सेरेवियन कालकोठरी में जेरेफिन गणराज्य के क्षेत्र की घेराबंदी करने वाली किलेबंद दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। कैंड्रियन मार्शल यूनियन के दर्जनों मार्शल प्रशिक्षु इसमें कूद पड़े। सभी शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं के संयुक्त मानसिक भार के कारण वातावरण विकृत और विचलित हो गया। फिर भी उन सभी के बीच एक मार्शल अप्रेंटिस अलग दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरेफिन गणराज्य के सभी मार्शल प्रशिक्षु उसकी ओर आकर्षित हो गए और उसे भय से देखने लगे। उसने उनकी आंखों से आंखें मिलाईं। उनके लिए जो एक अर्थहीन इशारा था, उससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, क्योंकि वे खुद को आंख से संपर्क तोड़ने में असमर्थ पा रहे थे। उनकी आंखें जम गईं, जैसे वे लालच से हवा से प्रकाश को चूस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी निगाहों के सामने नंगे हों। उसने उन पर जो जबरदस्त दबाव डाला वह लगभग अपंग करने वाला था, लेकिन यह उतना अपंग करने वाला नहीं था जितना उसने उन सभी पर किया। ऐसा नहीं था कि उसके पास ईश्वरीय शारीरिक शक्ति थी। ऐसा नहीं था कि वह बिजली की तरह तेज चलता था। ऐसा नहीं था कि वह पहाड़ जितना मजबूत था। फिर भी मार्शल अप्रेंटिस उसके उत्पात के सामने गेंदबाजी पिन की तरह ढह गए। बाद में जब जेरेफिन गणराज्य के मार्शल प्रशिक्षुओं से उनकी रिपोर्ट भरने को कहा गया तो पता चला कि उनमें से कोई भी इसका वर्णन ठीक से नहीं कर सकता था। उनमें से कोई भी रूई द्वारा युद्ध के मैदान में दिखाए गए उस वर्चस्व का कारण ठीक से नहीं बता पाया। जब खुफिया विभाग ने उनसे उस मार्शल आर्टिस्ट लड़ाकू संपत्ति की शक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण उत्तर के लिए दबाव डाला जिसने तबाही मचाई थी, तो दिए गए स्पष्टीकरण इतने हास्यास्पद थे कि खुफिया अधिकारियों को अपने डेटाबेस में बेहद खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाई गई प्रोफाइल में उन्हें टाइप करने में शर्मिंदगी महसूस हुई। यह जादू था, एक मार्शल अप्रेंटिस ने फुसफुसाते हुए बताया। मुझे कठपुतली जैसा महसूस हुआ। मेरी हरकतें पहले से तय थीं, जानी पहचानी थीं और सब कुछ देखा जा सकता था। वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वह तो एक पैगंबर था। एक और बुदबुदाया। फिर भी जेरेफिन गणराज्य के उच्च अधिकारियों के लिए यह भयावह बात थी कि शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस से लड़ने में भ्रम की स्थिति सबसे खराब लक्षण नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, मैं इसे नहीं देख सकती। मार्शल अप्रेंटिस के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे पकड़ रखा था। क्या देखा? खुफिया अधिकारी ने भ्रमित होकर पूछा। मैं अपना रास्ता नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपना रास्ता नहीं देख पा रही हूँ। उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने अपनी बाहें फैलाईं जैसे कि वह किसी कगार पर संतुलन बना रही हो। मैं नहीं देख पा रही हूँ। रास्ता, मैं नहीं देख पा रही हूँ। कहाँ रुको, मैं नहीं देख पा रही हूँ। वह असंगत रूप से बड़बड़ाने लगी। मुझे यहाँ चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, खुफिया अधिकारी ने संचार उपकरण के माध्यम से कहा। प्रशिक्षु फेरलिन में भटकाव और असंगति के लक्षण दिख रहे हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, वह चीखी। उसने मेरा युद्ध पथ नष्ट कर दिया। वह अकेली पीड़ित नहीं थी। आपका क्या मतलब है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं? एक कर्मचारी ने उलझन में पड़कर विनम्रता से पूछा, ये जानते हुए कि चीज़ मार्शल दुनिया में मौजूद है। मार्शल अप्रेंटिस ने फुसफुसाया। मैं ऐसी दुनिया में लड़ना नहीं चाहता जहां वह मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हो। मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के खेत को विरासत में ले लूंगा और एक शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगा। मैं कभी भी उस खालीपन को फिर से नहीं देखना चाहता। आप 10वीं कक्षा के मिशन के बीच में हैं। जेरेफिन गणराज्य एकमात्र संप्रभु राज्य नहीं था जिसने ऐसी विचित्र विसंगतियों का अनुभव किया था। फ्रीफाल राज्य और नोचस साम्राज्य ने भी इसी तरह की घटनाओं का अनुभव किया था। मार्शल आर्टिस्ट जो इस खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ एक लंबी लड़ाई में बच गए थे, वे सभी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हुए थे। भ्रम और नासमझी सबसे बुनियादी लक्षण थे। एक भी मार्शल अप्रेंटिस को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। जैसे जैसे उनके खिलाफ लड़ाई में समय बीतता गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उनके पक्ष में भाग्य को बदल रही थी। हर हमला, हर बचाव, हर चाल, सब जादुई तरीके से क्यों काम कर गए? क्यों उनकी हर लड़ाई एक सस्ते एक्शन नाटक की स्क्रिप्टेड लड़ाई की तरह लगती थी, जिसमें नायक ने जादुई तरीके से खलनायक को हरा दिया था? वे नहीं जानते थे। उनका अज्ञान एक शून्य था जो समय बीतने के साथ उन्हें खा जाता था। कई लोग रातों की नींद हराम कर गए क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी वे जितना भी प्रयास करते, वे समझ नहीं पाते थे। बहुत जल्दी एक शहरी किंवदंती तीनों देशों की कालकोठरी टीमों के माध्यम से फैल गई।
द वोइडेटर, द एंटीथेसिस, द स्कॉज। खुफिया एजेंसियों ने इस गुमनाम मार्शल आर्टिस्ट की प्रोफाइल को कई शीर्षकों से टैग किया। रूई क्वारियर की किंवदंती सेरेवियन काल कोठरी में फैल गई।